डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले दिनों परसों जो हमने वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बाय अजीत सर, उसमें हमने आपको बताया था कि आप मैट्रिक पास करके आए, साइंस स्ट्रीम में आए हैं, तो केमिस्ट्री में आपका सिलेबस क्या होगा। और उस दिन हमने आपको बताए थे कि अगला क्लास फंडामेंटल्स टॉपिक के बारे में होंगे। अब क्लास 10 तक जनरली बहुत कम चीज पढ़ के आए हैं। अगर क्लास 10 और 11-12 के सिलेबस में कंपैरिजन किया जाए तो क्लास 10 से क्लास 11-12 का सिलेबस काफी डिफर है। क्लास 10 में आपको हर चैप्टर छोटा छोटा मिला होगा और उस छोटे छोटे चैप्टर में हर बातें एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप, या तो 2 लाइन का या 4 लाइन का होगा। यहां देखिए, इस 11 और 12 की पढ़ाई से चूंकि आपकी जीवन की दिशा तय होगी और ये कोर्स इस तरह से प्रिपेयर किए गए हैं ताकि आप हायर एजुकेशन के लिए एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो सकें। तो आपको यहां हर चीज काफी लंबे रूप में पढ़ना होगा, यानी हर चीज को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करके समझना होगा। क्लास 10 की तरह नहीं है कि कुछ चीज रट लिए, जो रट लिए वो परीक्षा में आ जाएगा। यहाँ बोर्ड एग्जाम में तो आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन आप किसी भी कंपटीशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आज से हम आप लोगों के लिए 3 से 4 क्लास बेसिक क्लास डालेंगे और इस बेसिक क्लास में आपको हम बताएंगे केमिस्ट्री के छोटे छोटे टर्म, जिसको जाने बगैर आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते हो। और शुरू के क्लास में हम आपको दोनों ही मीडियम में, बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, कभी हम पहले हिंदी में लिखा दिया करेंगे तो अंग्रेजी में लिख देंगे, कभी पहले अंग्रेजी बोलेंगे उसके बाद हिंदी में लिखेंगे। देखिए, केमिस्ट्री की जहां से शुरुआत हुई है और केमिस्ट्री में 2-4 टर्म जो आप बार बार सुनोगे, बार बार जो आपके जहन में आएगा वह टर्म होगा एटम। एटम जिसको हम हिंदी में कहते हैं परमाणु। अगर आप पिछले वीडियो को गौर से देखे होंगे तो आप ये भी देखे होंगे कि ये परमाणु संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपके सिलेबस का सेकेंड चैप्टर होता है। यानी आपके सिलेबस का सेकेंड चैप्टर है परमाणु संरचना। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि ये एटम क्या होते हैं, यानी परमाणु क्या होते हैं। देखिए, एटम का सबसे पहला डिफिनेशन, यानी जो आमतौर पर दिया गया, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो एटम का डिफिनेशन होता है कि किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, यानी जिसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जो अकेले नहीं होता। अकेले नहीं होता है मतलब वो किसी के साथ रह सकते हैं, यानी 2-4 एग्रीगेट करके रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, अकेले नहीं रह सकते। यानी तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, परंतु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, परंतु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है और उसमें
तत्व के सभी गुण मौजूद नहीं होते हैं परमाणु कहलाते हैं। यानी परमाणु का आप सभी बच्चे परिभाषा लिखिए, यानी उसका डिफिनेशन होगा तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है परंतु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है और उसमें तत्व के सभी गुण मौजूद नहीं होते हैं परमाणु कहलाते हैं। एक बार फिर से सभी बच्चे मिला लीजिए, यानी तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं परंतु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं और उसमें तत्व के सभी गुण मौजूद नहीं होते हैं, वे परमाणु कहलाते हैं। अब इसका अंग्रेजी में देखिए हम डिफिनेशन लिखते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which cannot exist in free state but takes part in a chemical reaction and do not have all the properties of element is called an atom। देखिए हमने क्या डिफिनेशन लिखा, the smallest particle of an element which cannot exist in free state, यानी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है but takes part in a chemical reaction, परंतु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है and do not have all the properties of an element, और वो तत्व के सभी गुण नहीं रखते हैं, is called an atom, वो परमाणु कहलाते हैं। यानी परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण होता है। यानी किसी तत्व को अगर आप तोड़ते जाओ उस जगह चले जाओ जहां के बाद अब तत्व को तोड़ना संभव नहीं है, तो उस सबसे अल्टीमेट पार्टिकल को, लास्ट पार्टिकल को, जिसके बाद आप उसका और अधिक खंडन नहीं कर सकते हो, वो कहलाते हैं आपको एटम। पहले आप इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। अब आप
खोजेंगे कि एटम का एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखिए क्लास 8 से आप हर एक एलिमेंट का सिंबल याद किए हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जो हम सिंबल लिखते हैं तो उस एलिमेंट का सिंबल उस एलिमेंट के एटम को भी डिनोट करता है। यानी एटम का डिफिनेशन जो हम लिखे उसका आपको पूछे कोई आदमी कि एग्जाम्पल क्या होगा, तब देखिए आप एग्जाम्पल क्या दोगे। जैसे हम एच लिखे तो यह कंसीडर यह बताएगा हाइड्रोजन एटम को। जैसे देखिए हमने एन लिखा तो यह बताएगा ऑक्सीजन एटम को। जैसे देखिए हमने ओ लिखा तो यह बताएगा ऑक्सीजन एटम को। जैसे हमने एफ लिखा तो यह बताएगा आयरन के एटम को यानी लोहे के एटम को। जैसे देखिए हम लिखा Mg तो यह बताएगा मैग्नीशियम के एटम को। जैसे देखिए हम लिखे CO, देखिए CO कैसे लिखे हैं, कैपिटल C स्मॉल ओ लिखे हैं। आप लोग नोट करते वक्त ऐसा नहीं लिखेंगे, कैपिटल C एंड कैपिटल O। यह बताता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल होते हैं, ये एटम नहीं होते। तो देखिए हम लिखेंगे CO तो यह बताएगा कोबाल्ट को। जैसे देखिए हम लिखें Zn तो यह बताएगा जिंक एटम को, ATC। यानी देखिए हमको जिस भी एलिमेंट के एटम को दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसके केवल और केवल संकेत लिख देंगे, यानी उसके हम सिंबल लिखेंगे। यानी सिंबल ऑफ एन एलिमेंट also represent the atom of that element। यानी किसी भी तत्व का संकेत उस तत्व के परमाणु को भी व्यक्त करता है। ठीक, अगला देखिए टर्म जो आपको एटम के बाद आएगा, वह टर्म देखिए होगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल देखिए क्या होते हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल देखिए मॉलिक्यूल का पहले हिंदी लिखते हैं, ये होंगे अणु, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल देखिए क्या होंगे, देखिए मॉलिक्यूल जिसको हमने हिंदी में कहा है अणु, ये अणु का डिफिनेशन क्या होगा पहले इसको आप समझ लीजिए। देखिए अणु भी छोटा ही कण होता है, यानी स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए होते हैं, पर ये एटम से बड़ा होता है। यानी अणु परमाणु की तुलना में बड़े होते हैं। अणु का देखिए क्या होता है परिभाषा, हिंदी में पहले बोल रहे हैं अणु पदार्थ के। वहां देखिए हमने परमाणु का परिभाषा बताया था, तो परमाणु का परिभाषा हमने लिखा था तत्व का, और यहां बोल रहे हैं पदार्थ के, अंग्रेजी में बोलेंगे मटेरियल। ठीक, यानी देखिए अणु का परिभाषा होगा अणु पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। फिर से बोल रहे हैं अणु पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तथा अणु में पदार्थ के
सभी गुण तथा अणु में पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं, अणु कहलाते हैं। यानी हमने जो परिभाषा कहा उसको फिर से एक बार मिला लीजिए। अणु पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं। अब इसका अंग्रेजी में हम डिफिनेशन लिखें। मॉलिक्यूल इसको हमने हिंदी में लिखा था अणु, तो देखिए अणु का क्या होगा, यानी मॉलिक्यूल का क्या होगा अंग्रेजी में डिफिनेशन। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a matter which exist in free state but cannot take part in a chemical reaction and have all the properties of matter is called molecule। देखिए हमने क्या डिफिनेशन लिखा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर which exist in free state, यानी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बट कैनोट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, परंतु ये केमिकल रिएक्शन में यानी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, एंड हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और वो पदार्थ के सभी गुण रखते हैं, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। सभी बच्चे नोट कर लीजिए। अब देखिए इस मॉलिक्यूल्स के लिए एग्जाम्पल क्या लिखेंगे। हमने आपको देखिए बताया था कि जैसे एटम लिखना है तो H लिख देंगे, तो हाइड्रोजन एटम बताएगा O लिख देंगे, तो ऑक्सीजन एटम बताएगा। बट देखिए आगे के यूनिट में हम आपको पढ़ाएंगे स्टेट ऑफ मैटर में गैस, जैसे सभी बच्चे पढ़ के आए होंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो होते हैं ये गैस होते हैं, तो गैस एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता है बल्कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं। तो देखिए जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लें, उदाहरण के लिए H2 लिखें, तो देखिए यह हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को बताएगा। जैसे देखिए हम O2 लिखें
तो यह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बताएगा, यानी ऑक्सीजन के अणु को बताएगा। जैसे देखिए हम लिखे O3 तो ये बताएंगे ओजोन के मॉलिक्यूल को। जैसे देखिए हम लिखे Cl2 तो यह देखिए बताएगा आपको क्लोरीन के मॉलिक्यूल को। अगर देखिए हम लिखें Br2, ठीक, Br2 तो ये बताएंगे ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को। जैसे देखिए हम लिखें CO2 तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को व्यक्त करेगा। जैसे देखिए हम लिखें CO तो ये बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल को। जैसे देखिए हम लिखते हैं H2O तो देखिए यह बताएगा वाटर मॉलिक्यूल को। जैसे देखिए हम लिखते हैं NH3 तो देखिए यह बताएगा आपको अमोनिया को। देखिए यह बताएगा आपको अमोनिया मॉलिक्यूल को। जैसे देखिए हम फॉर एग्जांपल लिखें CH4 तो देखिए ये बताएंगे आपको मीथेन मॉलिक्यूल को, ठीक। जैसे देखिए हम लिखते हो HCl तो देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। हिंदी में भी देखिए इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो बच्चे नहीं जानते होंगे इसको नोट कर लेंगे। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे देखिए हम लिखते हो HNO3 तो देखिए इसको हिंदी में कहते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यानी ये नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक अम्ल के मॉलिक्यूल को बताएगा। जैसे देखिए हम लिखे H2SO4 तो देखिए यह बताएगा आपको सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल को बताएगा, यानी ये सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु को बताएंगे ETC। अब आप इसको गौर से देखिए। जैसे यह हाइड्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, यह देखिए एलिमेंट के मॉलिक्यूल है तो ये प्योर होंगे, यानी H2O2 O3 Cl2 Br2 ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल है, यानी किसी तत्व का अणु है। जबकि देखिए CO2 उसके बाद आपको CO ये देखिए किसी एलिमेंट का नहीं है बल्कि इसमें दो एलिमेंट है कार्बन एंड ऑक्सीजन। जैसे देखिए इसमें भी है कार्बन एंड ऑक्सीजन। H2O को आप देखिए तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल को देखिए तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। जैसे देखिए मीथेन के अणु को देखते हैं तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। यानी एक मॉलिक्यूल में कई एलिमेंट हो सकते हैं। एक अणु प्योर भी होता है, यानी मॉलिक्यूल आपको एलिमेंट का भी होगा और मैटर का भी होगा, यानी मटेरियल के भी होंगे, किसी यौगिक का भी होगा, यानी एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं और कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को। अब देखिए आपको एक और टर्म बराबर यूज होगा जिसको हम कहते हैं आयन। हिंदी में भी देखिए लिखते हैं इसको आयन और देखिए अंग्रेजी में भी लिखते हैं इसको आयन। आयन देखिए किसको कहते हैं, आप क्लास 8 से पढ़ रहे होंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी चार्ज टू टाइप के होते हैं। आवेश के दो प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋणावेश।
देखिए ये आयन क्या होते हैं, इसका परिभाषा पहले लिखा देते हैं आप लोग को हिंदी में। परमाणु या परमाणुओं के वे समूह परमाणुओं के वे समूह जो आवेशित होते हैं परमाणुओं के वे समूह जो आवेशित होते हैं आयन कहलाते हैं। फिर से आप एक बार मिला लीजिए। परमाणुओं के वे समूह जो आवेशित होते हैं आयन कहलाते हैं। परमाणुओं के वे समूह जो आवेशित होते हैं वे आयन कहलाते हैं। अब अंग्रेजी में इसका डिफिनेशन लिखते हैं। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which is charged is called an ion। देखिए हमने डिफिनेशन क्या लिखा है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which are charged is called an ion, यानी परमाणु या परमाणुओं के वे समूह जो आवेशित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। जैसे देखिए हम फॉर एग्जाम्पल लें, उदाहरण के लिए जैसे देखिए H लिखा तो हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि यह हाइड्रोजन एटम होगा। अगर देखिए H पर हम प्लस चार्ज डाल दें तब ये हाइड्रोजन आयन हो जाएंगे। और देखिए H पर अगर हम माइनस चार्ज डाल दें तब यह हाइड्राइड आयन होगा। तब देखिए यह हाइड्राइड आयन होंगे। जैसे देखिए O पर हम माइनस चार्ज दे दें, डबल माइनस चार्ज दे दें, तब देखिए ये ऑक्साइड आयन होंगे। जैसे देखिए हम Cl पर एक माइनस चार्ज डाल दें तब यह देखिए आपको यह होगा क्लोराइड आयन, यह देखिए होगा क्लोराइड आयन। जैसे देखिए हमने Br पर एक माइनस चार्ज दे दिया तब देखिए यह होगा ब्रोमाइड आयन। जैसे देखिए CO3 पर हमने अगर 2 माइनस चार्ज डालें तब देखिए ये होंगे कार्बोनेट आयन। पहले सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। देखिए अब आप पूछोगे कि H पर सर आपने प्लस चार्ज भी दे दिया और H पर आपने माइनस चार्ज भी दे दिया और दोनों के अलग अलग नाम बताया। जैसे हमने इसको लिखा हाइड्रोजन आयन तो ये होता है हाइड्राइड आयन। फिर आप क्वेश्चन करोगे कि सर आपने ऊपर 2 माइनस चार्ज लिखा
ऊपर आपने प्लस चार्ज क्यों नहीं लिखा? क्या वो प्लस चार्ज नहीं रखेगा? Cl पर माइनस चार्ज रखा? या दूसरा क्वेश्चन यह भी कर सकते हो, सर आपने H पर +1 डाला और एक जगह H पर -1 डाला, इस दोनों पर +2, इस पर -2 क्यों नहीं डाला? आप ये भी कह सकते हो, सर Cl पर आपने एक माइनस दिया है और Br पर एक माइनस दिया है, इस पर 2 माइनस चार्ज क्यों नहीं दिए? तो देखिए, किसी भी आयन पर उतने भी प्लस और माइनस दे सकते हैं हम जितने उसकी बैलेंसी होती है। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, इसको यहीं तक रहने दीजिए ETC। इसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल बताएंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, आयदर किसी भी एलिमेंट का और किसी भी आयन का, ठीक, यानी वैलेंसी का डिफिनेशन बताएंगे, डिफरेंट आयन और डिफरेंट एलिमेंट, यानी अलग अलग आयन के हम वैलेंसी बताएंगे आपको, जिससे देखिए हम कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे को ये बातें समझ में आई होगी। चूंकि परसों हमने फर्स्ट वीडियो डाला था, पहला वीडियो था, उस वीडियो में हमने कहा था शुरू के 10, 12, 15 दिन तक आपको अल्टरनेट क्लास मिलेगा, इसलिए क्लास को हमने इतनी ही दूर पर लिमिट कर दिया। धीरे धीरे बच्चे जानेंगे तो बच्चे जुटेंगे, जब जुटेगा आप लोगों का रिस्पांस मिलेगा और मैं और मेहनत करके आप लोगों को बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे को ये बातें समझ में आई होगी, सभी बच्चे समझे होंगे। मैंने काफी नीचे आके आप लोगों के स्तर से बात करना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो आपके साथ मैट्रिक पास किए हैं, चाहे वो कहीं के भी हो, उनको लाभ मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले मुलाकात अगले वीडियो में, जो संभवतः कल भी हो सकता है, नहीं तो परसों तो निश्चित तौर पे होगा। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइबर अगर 1000 हो जाते हैं तो हम आप लोगों से लाइव मिलेंगे, उसमें आप अपना क्वेश्चन भी डायरेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।